अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता अपने होमियो व्लॉग डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग के साथ एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज जो हम व्लॉग आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही अहम मौजू का हामिल है और तकरीबन हर दूसरा शख्स हमें इस बीमारी में मुब्तला नज़र आता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बदहज़मी पर या डिस्पेप्सिया पर। लेकिन अपने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हस्बे रिवायत हस्बे आदत में आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि काइंडली मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में मेरा लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो दी जाने वाली मालूमात हैं वो आप लोगों के तवज्जुद से किसी और के भी फ़ायदे का सबब बन सकें। जज़ाकल्लाह। तो चलिए हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए कि बदहज़मी किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड में इसकी तारीफ यूँ है कि मैदे के फंक्शन के बिगड़ने के अमल को हम बदहज़मी कहते हैं। मीन्स के जब हमें लगे कि हमारा मैदा या मरीज़ जो भी आए वो शिकायत करे कि उसका मैदा सही तौर पर वर्क नहीं कर पा रहा है, जो उसका काम है खाना हज़म करना वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट बदहज़मी या डिस्पेप्सिया का शिकार है। अब डिस्पेप्सिया दो तरह की हो सकती है, क्रॉनिक भी और एक्यूट भी। अगर हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट आया है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बदहज़मी की शिकायत है, मेरे पेन हो रहा है, तो फिर हमें उसका दूसरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्यूट कैफियत में कोई मरीज़ है तो हमें उसे फ़ौरी तौर पर उसकी इस कैफियत को दूर करना पड़ेगा। दोस्तों, ईटियोलॉजी की बात की जाए, यानी अगर हम वजूहात को देखें कि बदहज़मी की वजूहात क्या हैं, तो हमारे पास कुछ मेन रीज़न्स या कुछ मेन वजूहात सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से। अगर इंसान का माइंडसेट सही नहीं होगा, तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपने बहुत सारे व्लॉग्स में कि जब तक आप अंदरूनी तौर पे नॉर्मल नहीं होंगे तो आपका जिस्म या आपकी बॉडी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा की हालत में अगर आप खाना खाते हैं तो वो आपका मैदा सही वर्क नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप किसी गम में हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, मीन्स के आप नॉर्मली नहीं सोच पा रहे हैं या नॉर्मली आपका जहन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो भी ये डिस्पेप्सिया या बदहज़मी की एक वजह बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा दिमागी काम करने के आदी हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपका मेंटल वर्क है, तो खाने पे आप इतनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे। ज़ाहिर है आपका दिमाग 24 घंटे अपने वर्क में उलझा रहेगा, तो भी ये एक रीज़न बन सकता है डिस्पेप्सिया या बदहज़मी की। डिप्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि डिप्रेशन की हालत में तो तमाम जो फंक्शन ऑफ द बॉडी ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैदे का तो क्या ही कहना। तो डिप्रेशन भी एक रीज़न है। इसके अलावा असाबी तनाव, मीन्स कोई आपके जहन को कचूके दे रही है, कोई बात कोई चीज़ चुभ रही है, आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो भी आपका मैदा डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा और ये बदहज़मी का सबब बनेगा। अगर ऊपर बताया जो मैंने आपको तमाम चीज़ें ये बताई हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर हम हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ की और उसमें साबित हो जाता है कि हाँ, इनमें से कोई ना कोई एक या दो चीज़ें इफ़ेक्ट कर पा रही हैं, तो फिर इसे हम जो कहेंगे वो कहेंगे आसाबी बदहज़मी, यानी ये आपकी असाबी बदहज़मी में शुमार होगी या नर्वस डिस्पेप्सिया कहलाएगी, क्योंकि ये वजूहात जो हैं असाब पर असर डालती हैं, जिनकी वजह से हमारा मैदा बिगड़ जाता है और वो सही तौर पर फंक्शन नहीं कर पाता है। अब अगर हम दूसरी वजूहात की तरफ तवज्जो करें कि चने असाबी तो हमने डिस्कवर कर लिया, अगर ये मरीज़ में अलामात कोई भी नहीं पाई जाती, तो फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जैसा कि इस्लाम में खाने को बहुत ज़्यादा चबा चबा कर और बहुत नरम करके फिर खाने का बताया गया है। लेकिन मेरे ख़्याल में हम में से 80% लोग भी इसमें अमल नहीं कर पाते हैं। जल्दबाज़ी में खाते हैं और बहुत बड़े-बड़े लुक़मे लेके, बहुत बड़े-बड़े निवाले लेके बस जल्दी से उसे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी ड्रिंक की मदद से अपने मैदे में उंडेलने की करते हैं। लेकिन अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा आराम से चबा-चबा के खाना अपनी आदत बना लें, तो मेरे ख़्याल में बदहज़मी के 90% मसाइल तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। इसके अलावा खाने की नाली की सोजिश, बाज़ औक़ात ये होता है कि खाने की नाली में सोजिश हो जाती है, वजूहात कोई भी रही हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से या किसी और वजह से बाज़ औक़ात ख़राश आ जाती है या सोजिश आ जाती है, तो ये भी डिस्पेप्सिया या बदहज़मी की एक रीज़न हो सकती है। अच्छा, अगर एक हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लबलबे की सोजिश, ये भी जो है खाना हज़म ना करने की एक वजह बन सकती है, क्योंकि लबलबे की सोजिश की वजह से लबलबे की जो रतूबत है या एंजाइम्स हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते और वो मैदे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से खाना सही तौर पर हज़म नहीं होता है और वो बायस बनता है डिस्पेप्सिया का।
इसके अलावा अगर मैदे की जो एंजाइम्स हैं या मैदे की जो रतूबतें हैं अगर वो सही तरह से नहीं शामिल हो पा रही हैं डाइजेस्टिव के अमल में, तो भी एक रीज़न होती है डिस्पेप्सिया की। इसके अलावा अगर हम पित्ते की साइड पे आ जाएँ, क्योंकि पित्ते का भी जो लुआब होता है या पित्ते का जो जूस होता है गाल ब्लैडर से जो निकलता है, वो फैट को हज़म करने में बहुत माऊन साबित होता है। लेकिन अगर पित्ते की किसी भी खराबी की वजह से ये एंजाइम्स या ये लुआब शामिल नहीं हो पा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो भी ये बदहज़मी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। इसके अलावा अगर खाना सफ़र करता हुआ अगर इंटेस्टाइन में जा रहा है, बड़ी आंत तक पहुंचता है और वहाँ किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा गैसेस जमा हो जाती हैं, यानी वो खाना सही तरह से अगर नहीं चबाया गया या उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया और आगे जाकर फिर सही ज़ाहिर है वो आंतें अपना वर्क सही नहीं कर पाएंगी, तो गैसेस जमा होंगी और ये भी एक रीज़न होगी आपकी बदहज़मी की या डिस्पेप्सिया की। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बैडली इफ़ेक्ट करती हैं और इसकी वजह से भी हम बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, पहले जो वजूहात मैंने आपको बताई थी वो ज़हनी अलामात, ज़हनी असाबी अलामात की वजह से थी और मैंने उसको नाम दिया था नर्वस डिस्पेप्सिया का। लेकिन अगर जो अब मैंने आपको अलामात बताई हैं जिसमें एंजाइम्स की कमी, गैसेस का होना या फिर और किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन का कम हो जाना हो, तो इस किस्म की बदहज़मी को हम इंटेस्टाइनल डिस्पेप्सिया कहेंगे। कार्बोहाइड्रेटेड या इंटेस्टाइनल डिस्पेप्सिया मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेट करेगी कि इसमें ही किसी भी मुकाम पर कोई ख़राबी पाई जा रही है जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं हो रहा और वो बदहज़मी का सबब बन रहा है। दोस्तों, अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है और वह हमें बोलता है कि बदहज़मी की शिकायत का बोलता है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो नॉर्मली एक बात करेगा। अब हमें ये जज करना है कि वो नर्वस डिस्पेप्सिया का शिकार है या इंटेस्टाइनल डिस्पेप्सिया का। अब अगर अलामात की तरफ हम तवज्जो दें तो सबसे बड़ी अलामत जो है वो गमो फ़िक्र से है, यानी आपको मरीज़ एकदम से बहुत उलझा परेशान, चिड़चिड़ा इस तरह का नज़र आएगा और उसकी एक बड़ी वजह हमें सामने ही नज़र आ जाएगी कि ये एक बड़ी वजह है बदहज़मी की। इसके अलावा वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करेगा, मतलब ये कि ज़ाहिर है खाना हज़म सही से नहीं हो रहा और वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। थर्ड वन जो होगा वो पेट में गैस की ज़्यादती बताएगा। अगर और हम थोड़ा सा उसे कुरे देंगे, मीन्स कि और उससे हम हिस्ट्री लेंगे, तो वो ये भी बताएगा आपको कि उसे डकारों की बहुत बुरी आदत है, जैसे खाने के बाद या खाली पेट वो बहुत बड़ी डकार लेता है। तो ये भी एक अलामत है असाबी बदहज़मी की। उसको भूख नहीं लगेगी, वो बार बार यही शिकायत करेगा कि मुझे भूख नहीं लगती है। उसका वज़न ज़ाहिर है जब वो नहीं भूख लगेगी, खाना नहीं खाएगा, तो वज़न भी दिन ब दिन गिरता चला जाएगा और इस तरह के मरीज़ फिर अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं। वो बार बार शिकायत करते हैं, उन्हें चक्कर आ रहे हैं और उनके आगे आँखों के आगे अंधेरा छाने लग गया है और इस तरह की वो शिकायत आके जब आप करें, आप समझ जाएँ। और वो बदहज़मी मेन सिम्पटम जो है वो बदहज़मी के, उनको बदहज़मी के साथ सिम्टम्स आ रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो नर्वस डिस्पेप्सिया का शिकार है। हाथ पाँव उस मरीज़ के हमेशा आपको ठंडे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे रहने की शिकायत करेगा और इसके अलावा कभी उसके पेट के मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, कभी बिल्कुल नरम हो जाएंगे। पेट को अगर आप हाथ लगा के उसका चेकअप करेंगे तो वो कभी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नरम सा होगा, लेकिन कभी कभी बहुत सख्त और तना हुआ आपको महसूस होगा उसका पेट। अच्छा, उसे नींद भी नहीं आएगी जब इतने ज़्यादा मसले मसाइल, ज़ाहिर है असाबी बीमारी है, असाबी तौर पर वो डिस्पेप्सिया का शिकार है, तो नींद की कमी और नींद की ना होने की शिकायत वो ज़रूर करेगा। इसके अलावा वो मरीज़ आपको बहुत कम हिम्मत और मायूस और हर चीज़ से बेजार नज़र आएगा, यानी वो हर बात में बेरग़बती एक तरह से कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा वो। तो यहाँ हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये असाबी बदहज़मी का शिकार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेट डिस्पेप्सिया की अलामात की, मतलब जो हम देखेंगे कि किससे हम जानेंगे कि ये असाबी बदहज़मी का शिकार नहीं है मरीज़। तो सबसे पहले तो वो आपको मतली और क़े की शिकायत करेगा, मीन्स को वो कहेगा मुझे हर वक्त वॉमिट सी फील होती है या वॉमिट आ जाती है। उसको भी भूख नहीं लग रही होगी क्योंकि अंदरूनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा फॉल में जा रहा होगा, तो वो भूख की कमी का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा उसको सीने की निचली हड्डी की साइड पे, मैदे की साइड पे थोड़ी सी दुखन का एहसास होगा। ये एक बहुत मेन इलामत है
जो हम समझ जाएंगे कि ये इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेट डिस्पेप्सिया का शिकार है। इसके अलावा मरीज़ कम हिम्मत होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एंग्री फेज़ में नज़र आएगा हमें, कि वो गुस्से में नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो असाबी तौर पे डिस्पेप्सिया का शिकार था मरीज़, उसमें नींद की कमी का हमें दिख रहा था कि वो नींद की कमी का शिकार है, लेकिन ये मरीज़ हमें बार-बार सोने की तरफ राग़िब नज़र आएगा। वो कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और हर थोड़ी देर बाद के बाद मैं सोने की तरफ। इसके अलावा जो हमें मेन इलामत नज़र आएगी वो उसके होंठ हमें पीले पड़े हुए नज़र आएंगे, खुश्क और पीले होंठ होंगे, चेहरा उतरा हुआ होगा, आँखें इसकी अंदर को धंसी हुई होंगी और पिलाहट की तरफ माइल नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा इस मरीज़ के भी हमें हाथ और पाँव जब हम देखेंगे तो वो ठंडे ही नज़र आएंगे। अच्छा, ऐसे मरीज़ों की जो अलामात हैं वो अमूमन सर्दी में बढ़ जाती हैं, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो दोनों मरीज़ों में वो ये कि दोनों का ही वज़न तेज़ी से गिर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा सुस्ती और कमज़ोरी की शिकायत ये मरीज़ भी करेगा, क्योंकि वो बार-बार बोल चुका है कि मुझे भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो ज़ाहिर है वो सुस्ती और कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा, लेकिन इस मरीज़ में हमें बदबूदार गैसेस का इखराज भी नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये तो थी एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स, जिसकी मदद से हम डायग्नोस कर सकेंगे कि ये डिस्पेप्सिया का शिकार मरीज़ आइदर नर्वस डिस्पेप्सिया का शिकार है या इंटेस्टाइनल डिस्पेप्सिया का शिकार है। जब हमें ये कंफर्म हो जाए तो हम अपनी कंफर्मेशन को मज़ीद कंफर्म करने के लिए लेबॉरेटरी तशख़ीस की तरफ जाएंगे, और हमें जब लगेगा कि हाँ ये असाबी तरफ नहीं है, तो हम उसके लिवर का या पित्ते का और मैदे का कि इसकी सोजिश जानने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो हम ज़रूर करवाएंगे। LFT होगी, इसकी पित्ते का अल्ट्रासाउंड होगा, इसके अलावा मैदे का अल्ट्रासाउंड होगा, और ये ज़रूर हमें करा लेने चाहिए, ताकि जहाँ भी जिस भी बॉडी के ऑर्गन में हमें कोई ख़राबी नज़र आए तो हम उसी हवाले से मरीज़ का सही तरीके से इलाज कर सकें। अगर तो स्टमक की सोजिश की वजह से हो, हमें पता चले कि इसके स्टमक में सोजिश है, तो हमें फिर एंडोस्कोपी की तरफ भी ज़रूर ध्यान करना चाहिए और स्टूल टेस्ट करा लेना चाहिए। बेहतर है कि स्टूल का DR करा लें, ताकि हमें तशख़ीस में मज़ीद आसानी हो सके। इसके अलावा पेट के कीड़ों का और बड़ी आंत के सोजिश के बारे में भी ज़रूर हमें नज़र डालनी चाहिए, कहीं ये रीज़न तो नहीं हो रही है डिस्पेप्सिया की। तो ये चंद टेस्ट और चंद तशख़ीसी जो मैं बताई हैं ये ज़रूरी हैं। इसके अगर हम साइड में रख के इलाज शुरू करेंगे तो हो सकता है इतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल नहीं हो सकें, लिहाजा ये लेबॉरेटरी तशख़ीस कराना हमारे लिए मस्ट है। दोस्तों, अब हम तरीक़ा इलाज की तरफ आते हैं कि अगर हमने इलामात भी देख ली, एटियोलॉजी पे भी नज़र डाल ली, और हमें लेबॉरेटरी तशख़ीस के बाद कंफर्म हो गया कि हमें हमारे मरीज़ को किस किस्म का डिस्पेप्सिया या बदहज़मी है और हमें इसका एक कामयाब और मुकम्मल इलाज करना है, तो हमारे पास इस ज़िम्मे बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक अद्वियात, जैसा कि आपको मालूम है, मौजूद हैं, जिसमें नक्स वामी का सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा कार्बोवेज हमारे पास बहुत ही बेहतर दवा है, जिसके ज़रिए हम अपने मरीज़ का बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। कास्टिकम है, कास्टिकम 30 में देने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर आप असाबी डिस्पेप्सिया की तरफ जाएँ तो इग्नेशिया है, नेट्रोम्यूर है, बहुत ही बेस्ट रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। फास्फोरस है, इसके साथ साथ अगर हम देना चाहें तो अगर मिजाजी दवा की तरफ देखें तो हमें सीपिया 30 भी बहुत अच्छा वर्क करती नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा लाइकोपोडियम और कल्केरिया का अगर हम मिजाजी हिसाब से देखें, या अगर आप देखें कि आपका मरीज़ थोड़ा फैटी है, कल्केरिया का 30 में आपके मरीज़ की हर मुश्किल आसान करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, बदहज़मी की सबसे बड़ी दवा अगर मैं कहूँगी तो अनाकार्डियम, जो मैदे पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है और बहुत ही तेज़ी के साथ काम दिखाती है। अनाकार्डियम के साथ साथ चाइना बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, काली कार, पल्सरटीला, ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं अगर हम उनको मिजाजी या कैरेक्टर वाइज पे जाके देखें। इसके अलावा काली बाइक्रोम और ब्रायोनिया, अगर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हमें नज़र आ रहे हैं और अगर सिम्टम्स उसके हस्बे हाल हैं तो ब्रायोनिया 30 बेस्ट रेमेडी है फॉर डिस्पेप्सिया। इसके अलावा बिस्मिथ भी बाज़ हालतों में हम दे सकते हैं, लेकिन एज़ पर सिम्टम्स देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इलाज के साथ साथ एहतियात भी हमारे मलूज़ खातिर रखी जाएगी। मतलब जहाँ हम दवाओं से इलाज करेंगे अपने मरीज़ का, वहाँ हमें ज़रूरी है कि उनको ज़रूरी तदाबीर, एहतियाती तदाबीर भी बताना है, ताकि हमारा इलाज 100% कामयाब हो सके। जिसमें अगर डिस्पेप्सिया के मरीज़ या बदहज़मी के मरीज़ों का जिक्र किया जाए तो सबसे पहली जो आप उन्हें सजेशन देंगे वो ये है कि ग़िज़ा को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि वो नरम और बारीक होकर काबिल हज़म हो सके। इसके साथ जब वो नरम और चबा चबा के खाएंगे तो लुआब दहन जो सलाइवा है हमारे मुंह का, वो खुराक में ज़रूर जज़्ब हो जाता है और वो बहुत
आराम से, बहुत आसानी से ग़िज़ा को आप मैदे तक पहुंचा भी सकता है और उसको हज़म करने में माउन और मददगार भी साबित होता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ों को सादा और हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल रखना चाहिए। उन्हें तली हुई मिर्च मसाले वाली इज़्ज़त से इज्तनाब करना चाहिए। सकील ग़िज़ा और तेज़ मिर्च वाली ग़िज़ा उनके लिए ज़हर कातिल है और फ़िलहाल बदहज़मी के पेशेंट को इस तरह की ग़िज़ाएँ हम सख्ती से मना कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ तंबाकू नोशी का आदी है या वो ज़्यादा कैफ़ीन मीन्स के चाय कॉफ़ी का आदी है, तो वो भी अपनी आदत को बहुत ज़्यादा कम करेगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बदहज़मी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके अलावा आप सुबह ताज़ा पानी से गुस्ल करें, अपने पॉजिटिव थॉट्स रखें। ये हमेशा मैं हर मरीज़ को बोलती हूँ कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें ताकि आपकी आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। खाने से क़ब्ल और दौरान पानी पीना भी बेहतर है। खाने से पहले भी आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं और खाने के थोड़ी देर बाद जब मिड आपको लगे उस वक्त भी पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद पानी का इस्तेमाल तकरीबन 1 घंटे तक नहीं कीजिएगा, क्योंकि खाने के बाद पानी का इस्तेमाल अमूमन नुकसानदेह होता है और ये इस्लाम में भी बताया गया है, सुन्नत है। हमेशा भूख लगने पे खाना खाइए। जब आपको फ़ील हो कि आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाइए और हमेशा 3/4 खाकर उठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि प्लेट में जो कुछ भी है या टेबल पे जो कुछ भी है वो सब आपके लिए है। आप अपना पेट देख कर खाइए, अपनी भूख को थोड़ा-सा रख के फिर उठें, मतलब कि बिल्कुल फुल भरा हुआ पेट लेके टेबल से मत उठें। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज की व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।